हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी और मैं विवेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि प्राविधिक के लिए हमारा टीम जो है वह सीरीज चला रही है लगातार। तो आज का जो सीरीज होने वाला है वह है सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्नों का बहुविकल्पीय सार। ये पूरे 25 प्रश्नों को बहुविकल्पीय एमसीक्यूज टाइप पर दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और आयोग किस तरह के प्रश्न पूछता है। ये सब जो प्रश्न है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, इसके पूछे जाने की 100% संभावना है। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम का जो आईडी है वह है विद्यावती एकेडमी 8055। आप लोग ध्यान दीजिएगा। समय ज़्यादा न व्यतीत करते हुए हम प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक होगा। क्या गलनांक होगा उसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो बर्फ़ का गलनांक होगा वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है शून्य हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि स्थिर रहता है। तो आप लोग बताइए कि उत्तर कौन सा सही होगा। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील की एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है वह एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि ए वायु एक मिश्रण है, वायु एक यौगिक है, वायु एक साधारण हवा है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह क्या होगा, आइए हम देख लेते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो पर्यावरण है उसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मौसम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कृषि वानिकी। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका यह पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है वह कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए कह रहा है ओलेरी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लोरी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है पोमोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है आर्बोरी कल्चर कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मित्रों कि इसे हम क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरी कल्चर। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, जैसे कोई असंतुलित बल है उसके पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन के माध्यम से ए कह रहा है कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी कह रहा है बल के क्रमानुपाती होता है, सी कह रहा है बल के अनुक्रमानुपाती होता है और डी कह रहा है ए एंड बी बोथ। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका, इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण मतलब कि वो मूवमेंट नहीं करता है, तो कौन सा एक अस्थायी कण है उसको हम देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गामा। तो वह कौन सा कण है जो मूव नहीं करता है, अस्थायी रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अब देखते हैं वो अवयव क्या हैं ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि परमाणु में जो नाभिक में रहते हैं, नाभिक के अवयव क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और परमाणु का जो कक्षा होता है उस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं और प्रश्न नंबर 8 कहता है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सामान्य विज्ञान में हमने एग्रीकल्चर के प्रश्नों को इसलिए रखा है क्योंकि सामान्य विज्ञान में ही कृषि प्राविधिक के एग्रीकल्चर पार्ट को पूरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ओलेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कि झाड़ियों के संवर्धन को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा सी आर्बोरिकल्चर, उत्तर हो जाएगा सी आर्बोरिकल्चर। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसका जो चश्मा होता है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। और लेंस अलग अलग लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो भी चश्मा में लगता है वह लेंस लगता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अभी तो आप देखें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर साफ हो जाता है, इसमें ऑप्शन पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है और हो जाता है उत्तल लेंस। दूर, आप लोग ध्यान देंगे एक ट्रिक है दूर, एक ट्रिक है दूर। दूर को हम लोग इसका जो मात्रा देखेंगे ऊ का मात्रा है, ऊ कह रहा है, तो ऊ से उत्तल लेंस, ऊ से उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होता है वह कहाँ पे लगता है, कैसा होना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। बी कह रहा है कि हमेशा एक वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर नहीं लगे होने चाहिए, एक वस्तुओं पर नहीं लगे होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है।
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो यह क्या है, देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या माइकोलॉजी जो साइंस है उसके अंतर्गत किस जीव का या किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कवक, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लाइकेन। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। कवक का जो अध्ययन है ना वह माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जो न्यूटन का गति का 3 नियम दिया है, तो उस नियम में जो जल में तैरते हैं वह किस नियम के अंतर्गत या किस नियम से संभव है, किस नियम से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह कह रहा है कि प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तृतीय, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी नियमों में आप तैरने का कारण प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में बताया कि क्रिया प्रतिक्रिया, आप जब जल में तैरते हैं तो आप अपने पैरों से क्रिया करते हैं, तो उसके विपरीत आपको जल ढकेल देता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से यह जल में तैरना भी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का ही एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। यह जो कथन है वह किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आइंस्टीन महोदय, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन महोदय, ऑप्शन नंबर सी आवागाद्रो, और ऑप्शन नंबर डी फैराडे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो न्यूटन है इसका सही उत्तर है, क्योंकि न्यूटन ने ही बताया था कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह बोले थे न्यूटन महाशय। प्रश्न नंबर 16। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किससे संबंधित है। जो न्यूक्लियन नाम है वो सामान्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वह क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन से संबंधित है कि जो न्यूक्लियस में जो कण रहते हैं उसको ही न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पॉजिट्रॉन है एक। जो पॉजिट्रॉन है वह एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह एक ऋणावेशित कण है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह एक धनावेशित कण है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा 17 का बी। 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। प्रश्न नंबर 18। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है।
जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सामान्य विज्ञान में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर पूछा जाएगा और एग्रीकल्चर AGTA के सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय मतलब कि लकड़ी 12 महीने वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर केला लगाना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर पशुओं को पालना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर अल्पावधि के पेड़ को लगाना, जैसे 4 से 6 महीने का जो अल्पावधि पेड़ होते हैं उसको लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या होने वाला है? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना, काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना कृषि के साथ साथ, वह हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री, वह हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए हैं उनमें से किसका एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पानी में जीवन का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आकाश में जीवन का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्रहों तथा सूर्य में जीवन का अध्ययन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी रेडियम, ऑप्शन नंबर सी थोरियम और ऑप्शन नंबर डी वैनेडियम। ऑप्शन नंबर डी वैनेडियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थोरियम जो है वह मोनाजाइट का अयस्क है। किसका अयस्क है? मोनाजाइट। प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख अयस्क है? कि बॉक्साइट जो है वह निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख अयस्क है? यह खनिज विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसको हम देखते हैं। इसका जो ऑप्शन 1 है वह कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो बॉक्साइट जो है वह अयस्क है एल्युमिनियम का, वह अयस्क है एल्युमिनियम का। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है और एल्युमिनियम इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 कहता है कि कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट किसका खनिज है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी तांबा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसका अयस्क है या किसका खनिज है? तो उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि गन मेटल किसका अयस्क है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कम से कम 10 से 15 बार UPSSC एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2018 के वीडियो में भी यह प्रश्न देखने को मिला था। तो यह है कि गन मेटल जो है वह किसका अयस्क है? गन मेटल किसका अयस्क है? प्रश्न नंबर 23 का जो ऑप्शन ए है वह कह रहा है तांबा, टीन और लोहा का। जो गन मेटल है वह कह रहा है कि तांबा, टीन और लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तांबा, टीन और जिंक का। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तांबा, एल्युमिनियम और जिंक का और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोहा, एल्युमिनियम और जिंक का। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर हो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तांबा, टीन और जिंक, तांबा, टीन और जिंक। तो जो गन मेटल अयस्क है वह है तांबा, टीन और जिंक का। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध किस के कारण होता है? जो लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध है उसका कारण क्या है?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसका जो कारण है वह सल्फर यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मैग्नीज यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तांबा यौगिक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मैग्नीशियम यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मैग्नीशियम यौगिक है। इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सल्फर यौगिक के कारण जो लहसुन में गंध होता है वह उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है। जल में जो ये 4 पदार्थ दिए गए हैं वह आसानी से क्या घुलनशील होता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सल्फर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तांबा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। आज का यह आखिरी प्रश्न था। जो हमारा सीरीज है यहीं पर समाप्त होता है। तो हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह हमारा जो सीरीज चल रहा है यह पसंद आ रहा है। और आप लोग पसंद करने से काम नहीं चलेगा, इसे पढ़ने से काम चलेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और प्रिपरेशन कीजिए और इस बार टीए की नौकरी लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।